बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बॉम्बे सर्कस और इसको लिखा है सम्राट चक्रवर्ती ने। 21 में से 5 गए कितना होता है काजू? गौरी ने काजल से पूछा। गौरी की नजरें उसके अपने दाएं हाथ पर पिद्दी पिद्दी उंगलियों पर थीं। अपने अंगूठों को छोटी उंगली पर टिका के हिसाब जोड़ रही थी वो। बगल में काजल अपनी फ्रॉक के फटे किनारे पर सस्ता लेस लगा रही थी। उसकी आंखें मंद रोशनी में दुखने लगी थीं। बल्ब को भी जैसे मोतियाबिंद हो गया था। काजू सुनकर काजल का हाथ रुक गया। गौरी की बाहों पे उसने हल्के से सुई चुभो दी। आह, क्या कर रही है? गौरी चौंक गई। उससे 4 साल बड़ी उसकी बहन 12 साल की काजल उसको घूर रही थी। काजू? फिर से बोल जरा। ओह अच्छा, बताना दीदी कितना होता है? गौरी ने मिन्नत की। 16। क्यों? तू अम्मा को बताएगी तो नहीं? काजल ने सुई धागा उठा लिया। जा मत बता, सुन तो। गौरी उसके पास आई, बोली, मुझे ना एक हेयर बैंड और वो बालों में लगाने वाली चिमटी नहीं होती है, तितली जैसी सतरंगी। उसने अपने दोनों हाथों को मोड़कर तितली बनाने की कोशिश की। ये दोनों चीजें लेनी है। उसके अनजाने ही उसके होंठ हंसी में फैल रहे थे। काजल ने छोटी बहन को गौर से देखा। तुझको ये सब किसने बताया? मैंने स्टेशन वाले टीवी पे देखा। 50 रुपए के शैम्पू के डब्बे के साथ मिलेगा हेयर बैंड और क्लिप। मैंने टुंडे बाबा से भी पूछा। काजल हंस पड़ी। गौरी के सर पे धीरे से चपत मारती बोली, चल पोपली कहीं की, जा चावल वाला डब्बा लिया, अम्मा के आने से पहले चढ़ा दूं। गौरी उठ के जाने लगी। काजल ने पुकारा, सुन, हीरोइन बनेगी? गौरी ने हाँ में सर हिला दिया। झोपड़ी की फटी पुरानी पन्नी से झांकती करीबी झिझक के दरवाजे पे ही रुक गई। काजल और गौरी यार्ड शहर रेलवे स्टेशन पर करतब दिखाती थी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के आखिरी छोर पर पैसेंजर्स के बैठने के लिए 40-50 कुर्सियां आमने सामने लगी थीं, जो शायद ही कभी खाली रहती। काजल गौरी की अम्मा छोटी सी ढोलक लेके बीच में बैठ जाती और ढोलक की थाप पर दोनों बहनें अपने शरीर को तोड़ती मरोड़ती कलाबाजियां खाती। कभी दोनों पैरों को गर्दन के पीछे फंसाकर काजल गुलाटी मारती, तो कभी एक थाली जितने छल्ले में से गौरी ऐसे निकल जाती मानो उसके शरीर में हड्डी न हो। देखने वाले दंग रह जाते। उस सुबह भी काजल गौरी करतब के बाद देखने वालों से घूम घूम के पैसे इकट्ठा कर रही थी। मर्जी और हैसियत के हिसाब से पब्लिक 1, 2, 5 के सिक्के उनकी चुन्नी में डाल रही थी। तभी ठक ठक की आवाज सुन के भीड़ पतली होने लगी। रेलवे पुलिस के कांस्टेबल चौबे अम्मा की ढोलक पे लाठी पटकते हुए बोला, ए बॉम्बे सर्कस, बोरिया बिस्तर उठाओ, अब भाग लो यहां से। कल से दिख मत जाना स्टेशन पे। तुम्हारा हफ्ता नहीं पहुंचा क्या? अम्मा ने बैठे बैठे चौबे से पूछा। दरअसल कांस्टेबल चौबे ना अम्मा को ना बूढ़े भिखारी टुंडे बाबा को, मतलब बिना झंझट हफ्ता देने वालों को कभी परेशान नहीं करता था। उसने आंख मारते हुए पीछे खड़े नए अफसर की ओर इशारा किया। नया साहब है, बहुत कड़क, चौबे फुसफुसाया। बाकी अम्मा समझ गई। चुन्नी में गांठ लगाकर तेजी में स्टेशन से निकल गई। काजल गौरी भी पीछे पीछे भागे। अब क्या होगा दीदी? गौरी हांफने लगी थी। जवाब अम्मा ने दिया, अरे होगा क्या, 1 आध दिन में नए साहब से सेटिंग हो जाएगा, फिर सब पहले जैसा। अगली सुबह नींद से उठकर गौरी ने देखा अम्मा और काजल झोपड़ी में नहीं थे। गए होंगे गोबर उठाने। गौरी बड़बड़ाई और उठ के रोज की तरह तैयार होने लगी। लाल सफेद बॉबी प्रिंट फ्रॉक, मैचिंग रिबन से बंधी चोटी, चेहरे पे छोटे छोटे हाथों से पोता हुआ पाउडर जो हर बार ठुड्डी के पास धब्बा छोड़ देता, और गले से चिपटी नकली मोतियों की माला। इतने श्रृंगार के बाद उचक उचक कर शीशे में खुद को देखने की कोशिश कर रही थी गौरी। फिर भी माथा तक ठीक से नहीं दिखा। अंदाजे से बिंदी को सीधा करके चप्पल में पैर डाल ही रही थी कि अम्मा और काजल वापस आ गए। सुबह सुबह हीरोइन सजे बैठी है, जा मुँह धो क्या? अम्मा ने अंगीठी का हैंडल जोर से खींचते हुए कहा। हैंडल जवाब दे गया। गौरी गले से नकली मोतियों को निकालने लगी। समझ गई अम्मा किसी बात से परेशान है।
काजल का भी चेहरा उतरा हुआ था। गौरी ने काजल से इशारे से पूछा, क्या हुआ? काजल बड़बड़ाई, लगता है स्टेशन में अब हमारा सर्कस नहीं हो पाएगा। चौबे बोला, नया साहब कैसे भी नहीं मान रहा। कहते कहते वो रुक गई। उसे दिखने लगी थी सज धज के लोगों के सामने खेल दिखाती दो बच्चियां, वो और उसकी बहन गौरी। फिर पब्लिक की ताली, सीटी, कभी पैसेंजर्स का रुक के मोबाइल से फोटो खींचना, कभी एक खिलौना, एक 20 का नोट, एक क्रीम बिस्किट का पैकेट, और फिर शाम को लौट के थोड़ी देर की प्रैक्टिस। अब शायद कभी नहीं हो पाएगा ये सब। गौरी का दिल भी डूबने लगा था। अब तो उसके पास बस 20 रुपए बचे थे। अब खेल नहीं दिखाएंगे तो अम्मा के पास पैसे कहां से आएंगे? लगता है चैत मेले से पहले कुछ नहीं हो पाएगा, और उसमें तो अभी आधा साल बाकी है। चैत मेला उस इलाके का सबसे बड़ा मेला था। वो एक हफ्ता बॉम्बे सर्कस की कमाई का खास जरिया था। इधर हाल बुरा हो चला था। 2 दिन तो जैसे तैसे बीत गए, फिर खाली डब्बे, खाली बर्तन, खाली पेट। चौथे दिन गौरी ने पूछ ही लिया, अम्मा अभी कितने दिन? अम्मा दिन भर चुप रही। शाम को अचानक ढोलक उठाते हुए बोली, चल काजल, झोला उठा, स्टेशन नहीं तो ना सही, मैंने सोच लिया कि हम सर्कस कहां दिखाएंगे। याद शहर स्टेशन के पिछवाड़े एक पुराना बाजार पड़ता था। गली नुमा सड़क के दोनों ओर एक दूसरे से लगी सैकड़ों दुकानें थी। इस लड़ी को तोड़ती बीच में कहीं से एक रेल की कुछ उजाड़ पटरियां भी जाती थी। कभी कभी एक आध मालगाड़ी उधर से आती दिख जाती तो पटरियों पे लगे गंजी बनियान के ठेले हटाने में अफरा तफरी मच जाती। उसी से लगकर खाली जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जहां अगल बगल के दुकानदार खाली बक्से, डब्बे, टोकरियां रखते थे। अम्मा ने तय किया वहीं खेल दिखाएंगे। झोले को ढोलक के बगल में रखकर काजल गौरी भी अम्मा के साथ डब्बे टोकरियां खिसकाने लगी। तुरंत 2-4 दुकानदार जमा हो गए। ये क्या कर रही है? एक ने पूछा। भीड़ में अम्मा का पड़ोसी रुमाल तौलिया वाला अब्दुल भी था। वो बोला, अरे जाने दो चाचा, इनको प्लेटफॉर्म पे खेल दिखाने से मना कर दिया है। यहाँ 10-5 मिनट खेल दिखाएंगी, चली जाएंगी, अपने धंधे को कोई नुकसान थोड़े है। खेल शुरू होने को था। ऐसी ऊबड़ खाबड़ फुटकल जमीन पर करतब दिखाने की उनकी आदत नहीं थी। दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अम्मा की ओर। अम्मा ने गर्दन हिला के इशारा किया, हो जाएगा, शाबाश। ढोलक की ताधिनाधिन के साथ अम्मा की आवाज गूंज उठी, जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, आइए बॉम्बे सर्कस का अनोखा खेल देखिए। काजल को जैसे कोई जिंदा तार छू गया। थोड़ी दूर से भाग के आई और उछली, रूई के फाहे सी लहराती, हवा में गुलाटियां मारकर पंजों के सहारे जमीन पे उतरी, किसी शातिर बिल्ली की मानंद। गौरी तब भी बैठी रही। काजल उसके पास आई, बोली, डर मत, याद है ना बापू क्या कहते थे, दिल शेर तो दुश्मन ढेर। उसने अपनी टांगें गौरी की कमर पे फंसाई। गौरी ने भी दोनों टांगों से काजल की गर्दन थाम ली। काजल बोली, चल गौरी, 1 2 3 घूम। और जैसे ही गौरी ने खुद को आगे की ओर ढकेला, इंसानी पहिया चल पड़ा। तालियां बज उठी। शनिवार की शाम को ऑफिस से घर लौटते हुए रास्ते में रुक के थोड़ी खरीदारी करती पब्लिक को काजल गौरी ने बांध लिया था। उस रात गौरी की गुल्लक में सिक्के झंझना उठे। अच्छी नींद आई सबको। 3 दिन के बाद भरपेट खाना जो मिला था। एक रोज खेल के बाद गौरी टुंडे बाबा से कहानियां सुन रही थी। अम्मा की देखा देखी टुंडे बाबा भी इधर ही आ गए और अब बाजार वाली मस्जिद के आगे बैठने लगे थे। बोले, आजकल तो शहर में वो लंबी चौड़ी शीशे की दीवारों वाली कई कई दुकानें खुल गई हैं। सुनते हैं वहां सुई से लेके हाथी तक सब मिलता है। अब तो बस तीज त्योहार में ही बाजार पुराने जैसा लगता है। तभी अचानक कुछ शोर हुआ और फिर किसी की चीख सुनकर गौरी पलटी। पीछे पटरियों पर काजल औंधे मुंह पड़ी थी। उसका पैर एड़ी से मुड़ चुका था। उस रोज तमाशा खत्म होने के बाद अम्मा मस्जिद के सामने चूड़ी वाले से मोलभाव कर रही थी। पीछे पटरियों पर काजल पतले घेर वाले छल्ले से निकलने की प्रैक्टिस में लगी थी। अम्मा काजल को बुलाने के लिए पलटी तो देखा चुन्नी में से 20 का एक नोट निकालकर
उसने अपनी फ्रॉक की चोर जेब में डाल दिया और वापस पटरी पर चढ़ गई। ऐसा पहले तो कभी नहीं किया इसने। जरूरत हो तो मांग लेती थी, फिर चोरी से पैसे निकालना। बड़बड़ाते हुए अम्मा काजल की ओर बढ़ी और तभी उसने देखा कि एक माल गाड़ी धड़धड़ाती हुई उसी ओर आ रही थी। दुकानदार जल्दी जल्दी अपने ठेले हटाने लगे। अचानक मची इस हड़कंप से काजल का ध्यान टूटा, बैलेंस चूक गया और वो पटरी पर से फिसल गई। उसका दायां पैर एड़ी पर से मुड़ गया। ट्रेन बिल्कुल उनके पीछे पहुंच चुकी थी। उस ओर भागती अम्मा की चीख निकल गई, काजल! काजल ने पूरी जान लगाकर अपने दाएं पैर को दोनों हाथों से खींचा और उसी पल उसकी फ्रॉक का कोना छूती हुई मालगाड़ी सन्ना से गुजर गई। काजल औंधे मुंह जमीन पर गिर गई। जब तक अम्मा और गौरी भागकर उस तक पहुंचते, वो बेहोश हो चुकी थी। अब्दुल ने झट से अपने ठेले पर से 2 नए तौलिए उठा लिए और काजल का पैर कस के बांध दिया। आसपास के दुकानदारों ने मिलकर आनन फानन में उसे एक ठेले पे लादा। आंख खुली तो काजल ने खुद को अस्पताल के बेड पे पाया। उसका प्लास्टर चढ़ा दायां पैर रस्सी के सहारे हवा में झूल रहा था। 4 दिन उसको अस्पताल में रखा गया। 5वें दिन गौरी अपनी बड़ी बहन काजल के लिए खाना लेकर अस्पताल पहुंची तो देखा कि वो बारामदे से बगल वाली टीवी रिपेयरिंग की दुकान में झांक रही थी। तो फिर बाहर आ गई। गौरी ने अपनी बड़ी बहन को डांट लगाई। काजल मुस्कुरा पड़ी, बोली, अम्मा कहाँ है? तेरे लिए रिक्शा लाने गई है। अच्छा, एक चीज बताऊं, तेरा पैर ना पूरा ऐसे मुड़ गया था। आंखें बड़ी बड़ी करके गौरी काजल को बताने लगी। काजल का डिस्चार्ज फॉर्म साइन करवाते हुए अम्मा उस वक्त अपने भगवान का शुक्र मना रही थी। 3 साल पहले ऐसे ही एक हादसे के बाद इसी अस्पताल से अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट लेके निकली थी वो। बॉम्बे सर्कस के नामी कलाबाज थे काजल गौरी के बापू। उनके रहते घर की हालत कुछ और ही थी। उस रात काजल के सोते ही मोमबत्ती की रोशनी में गौरी सबकी नजरें बचाकर खटिया के नीचे कुछ ढूंढने लगी। उसको शक था कि उसकी बड़ी बहन काजल ने उसके वो 2 छोटे छोटे तोहफे लाने के लिए जरूर कोई करतब दिखाया होगा। रुई के गट्ठर के पीछे मिला जो वो ढूंढ रही थी। जंग लगा टूटा फूटा टीन का एक बक्सा जिसमें काजल अपनी बहुत सी चीजें छुपाया करती थी। उसने बक्सा खोला। मोमबत्ती की तिर तिर कांपती रोशनी में गौरी का सपना जगमगा रहा था। चमचमाता हेयर बैंड और 2 हेयर क्लिप्स, जैसे 2 सतरंगी तितलियां। ए लड़की, उठ! अम्मा ने काजल को धकेला। बक्से में से हेयर बैंड, क्लिप्स और शैम्पू का एक डब्बा निकालते हुए पूछा, चोरी करने लगी है तू? किसका ये सब? काजल ने धीरे से कहा, ये गौरी का और ये शैम्पू तुम्हारा। मतलब? अम्मा कुछ समझ नहीं पा रही थी। मतलब कि तुझे शैम्पू लेने का मन था पर तू अपने लिए तो कभी कुछ खरीदेगी नहीं, तो मुझे लेना पड़ा। मुझे शैम्पू? मैंने कब बोला? उसकी माँ बोली। काजल बोली, अच्छा, तूने नहीं कहा उस दिन, देख साबुन से मेरा बाल कैसा झाड़ू जैसा हो गया है? और बापू ने भी तो तुझको तेरे बाल देख के ही पसंद किया था। अम्मा चुप हो गई। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अम्मा के पीछे से झांकते हुए गौरी बोली, काजू, अम्मा और मेरे लिए तूने ये ले लिया, वो भी हमसे छुपा के, पर अपने लिए कुछ नहीं लिया। लिया ना, काजल बोली। कह के उसने टांग पे चढ़े प्लास्टर की ओर इशारा कर दिया। इधर काजल के ना होने से खेल ढीला पड़ने लगा था। घर की हालत भी बिगड़ने लगी थी। एक दिन टुंडे बाबा ने अम्मा से कहा, बिटिया, मेरी पोती अमीना को गौरी के साथ रख ले, उसमें हुनर है, तू सिखाएगी तो सीख जाएगी। अम्मा को लगा अब कौन सी कमाई हो ही रही है जो इसके आने से रुक जाएगी। बोली, कल से भेज देना। 7 साल की अमीना में जिगर भी था, जिद भी। 10 दिन के अंदर गौरी अमीना की जोड़ी ठीक ठाक चल पड़ी। चौखट के सहारे एक टांग पर खड़ी होकर काजल गौरी और अमीना को प्रैक्टिस करते देखती तो उसका जी मचल उठता। मन करता सामने रखे हंसुए से प्लास्टर चीर कर उनके साथ जाके उछले कूदे कुलांचे मारे। पर 1.5 महीने बाद जब प्लास्टर कटा तो एक्सरे रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कहा, चलना फिरना कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाएगा, पर मुझे लगता है काजल अब कभी खेल नहीं दिखा पाएगी। अस्पताल से लौटते हुए रास्ते भर
उसकी छोटी बहन गौरी रोती रही। मैं काजू के बिना मेले में सर्कस नहीं करूंगी। चैत मेले में बॉम्बे सर्कस का खेल बिना काजल के। काजल का दिल भी ये मानने को तैयार नहीं था। डॉक्टर के मना करने के बावजूद वो धीरे धीरे एक दो करतब की प्रैक्टिस करने लगी। फिर एक रोज उसने आंखों में काजल लगाया। सांवले रंग पे इन बड़ी बड़ी नुकीली आंखों की धार संभालता काजल पे खूब जचता था। वो आज खुश थी, थोड़ा घबराई हुई भी। आज उसका खेल जो था करीब 3 महीने बाद उसी पुराने बाजार में। खेल शुरू हुआ, बस 4 मिनट ही टिक पाई काजल, फिर पूरी तरह हाँफने लगी। एक ही ख्याल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था, मैं अब कभी चैत के मेले में खेल नहीं दिखा पाऊंगी। एक किनारे जाके बैठते हुए उसने देखा अमीना ने खेल को संभाल लिया था। रात तक अम्मा ने एक शब्द नहीं कहा। खाना परोसते हुए बोली, काजल मैंने छुटकी मासी से फैक्ट्री में तेरी नौकरी की बात कर ली है। अगले महीने चैत मेले के बाद तुझे बरेली जाना है। खाते खाते रुक गई काजल। रोटी अचार का कौर उससे निगला नहीं जा रहा था। शायद रास्ता अब खत्म हो गया था। अम्मा मुझको इस घर से, मतलब खुद से और गौरी से दूर भेजना चाह रही है। काजल के सामने खाने की थाली काफी देर से अनछुई पड़ी थी। अम्मा ने कहा, देख बचा कुचा जो भी पैसा था तेरे इलाज में खर्चा हो गया, और तू तो देख ही रही है सर्कस का बाजार कितना मंदा है, और इससे कहीं अच्छा है फैक्ट्री की जिंदगी। खाना रहना पगार सब बढ़िया है। तू बड़ी है, सयानी है, मेरी बात जरूर समझेगी बेटा। अचार का डब्बा खुला छोड़कर उठ गई अम्मा। उस पर मक्खियां भिनभिनाने लगी। रात भर सैकड़ों बार काजल अम्मा से मन ही मन पूछती रही, बॉम्बे सर्कस में मेरे लिए कोई जगह नहीं, मैं अब बेकार हो गई हूं, है ना अम्मा? अगली सुबह काजल गायब थी। अम्मा ने सोचा भूख लगेगी तो खुद ही वापस आ जाएगी। रात को लौट के अम्मा ने देखा काजल चारपाई पे लेटी थी। लेटे लेटे उसने सुना अम्मा और गौरी की जबान पे रोज की तरह बस अमीना चढ़ी थी। इस लड़की ने कुछ ही दिनों में सर्कस में उसकी जगह ले ली थी, और इसी लड़की के दम पे अब अम्मा ने उसे ऐसे दुत्कार दिया था, काजल का जी जलने लगा। गौरी खाना पूछने आई तो उसको भी झिड़क के भगा दिया। महीने भर यही सिलसिला चलता रहा। चिड़चिड़ी काजल सुबह से रात तक गायब रहती। शुरू शुरू में अम्मा ने पूछताछ करने की कोशिश की, बाद में भगवान भरोसे छोड़ दिया। चैत मेले का पहला दिन था। गौरी अमीना ने पूरे जोश के साथ करतब शुरू किया। काजल गा गा के भीड़ को आवाज दे रही थी, पर सालों पुराना वही खेल लोगों को रिझा नहीं पा रहा था। चुन्नी समेटते हुए अम्मा ने सुना कोई कह रहा था, बॉम्बे सर्कस में वो बात ना रही। उसका दिल बैठने लगा। अगर कमाई का ये मौका भी चला गया तो पता नहीं आगे क्या होगा। अगले दिन जी पक्का करके अपने भगवान का नाम लेके अम्मा ने ढोलक को लकड़ी दिखाई, पर गौरी अमीना की भरसक कोशिशों के बावजूद भीड़ छटने लगी। अम्मा बदहाल हो उठी। तभी काजल उठी और उसने कहा, अम्मा एक बार मुझको जाने दे। इससे पहले कि अम्मा कुछ कह पाती, 2 रंगीन गोले काजल के हाथों में घूमकर हवा में चक्कर खाने लगे। इसने जगलिंग कहां सीखा? अम्मा बड़बड़ाई। दरअसल अस्पताल के बरामदे से टीवी रिपेयरिंग की जो दुकान दिखती थी, वही टीवी पे काजल ने रूस के किसी सर्कस शो में एक बच्चे को व्हील चेयर पे जगलिंग करते देखा था। कुछ उससे, कुछ अपने बापू के पुराने करतब से, और कुछ छुप छुप के काजल ने दिन रात की प्रैक्टिस के बाद ये खेल सीखा था। काजल के हाथों में अब 2 बेलन आ गए थे। हवा में नाचकर पहले बाएं फिर दाएं हाथ में, फिर सर के ऊपर और गर्दन के पीछे से घूम के वो काजल के पास लौट आए। फिर उसने बेलन को जमीन पर रख के बगल में पड़ी 2 गेंदें उठा ली, उन्हें हवा में उछाला।
सेकंड के 10वें हिस्से में उसने दोनों बेलन हाथ में उठा लिए। गेंद बेलन की नोक पे आके टिक गई। गौरी के मुंह से निकला, गुड जॉब। बेलन के सहारे काजल गेंदों को हवा में घुमाने लगी, दोनों हाथों में जैसे अपनी जादुई छड़ियां थाम रखी हों। बेलन के सिरे को छूते ही गेंद अपना रुख मोड़ लेती, जैसे अपना रास्ता जानती हो। पहले 2 गेंद, फिर 3, 4 और देखते ही देखते 7 गेंदें काजल के इशारे पर नाचने लगी। काजल ने लोगों की नजरों को बांध लिया था। तालियां बज उठी, सिक्के उछलने लगे, अम्मा की आंखें धुंधलाने लगी थी। वो ढोलक बजाना भूल गई। खेल खत्म होते ही गौरी काजल से लिपट गई। काजल बोली, पैर थोड़े कमजोर पड़ गए तो क्या हुआ? बापू कहते थे ना, दिल शेर तो दुश्मन ढेर। हम फिर से साथ में सर्कस दिखाएंगे, तू, तेरी काजू और अमीना। बस इतनी सी थी ये कहानी।